आज हम लोग शुरू करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी। किसी भी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके थिंकर्स होते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। और क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है, इसका मतलब जो फाउंडिंग फादर्स थे जो सोशियोलॉजी के, उनके क्या विचार हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे इमाइल डर्खीम से। इमाइल डर्खीम, अगर हम लोग इमाइल डर्खीम की बात करते हैं तो इमाइल डर्खीम के हिसाब से सोशियोलॉजी जो है वो हर साइंस का बेसिक साइंस है। और इस वजह से, क्योंकि जो नेचुरल साइंसेज हैं जैसे कि जो फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है, ये सब भी सामाजिक संरचना के ही एक अंग हैं। तो चूंकि ये सोशियोलॉजिकल फिनोमिना के अंग हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र जो है वो सबसे बेसिक साइंस है। और फिलॉसफी ऑफ नॉलेज इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, मतलब जो ज्ञान है वो हम लोग की संस्कृति का एक हिस्सा है। उनका जो सबसे पहला मेजर वर्क था, उसका नाम था, आप लोग जानते होंगे, जैसा कि डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसमें जो है एक सोसाइटी को, जैसे कि आपने डार्विन का सुना होगा, डार्विन की जो ये थ्योरी थी उसको पहले स्पेंसर ने लिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, और उसके बाद उससे प्रभावित होकर के डर्खीम ने लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन और सोशल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, ये डर्खीम ने कही। इंक्रीज हेटेरोजेनिटी से हम ये समझते हैं कि जैसे कि जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो होते तो अलग अलग हैं, लेकिन काम जो है वो दो सब एक मिला करके, जैसे कि मानव शरीर है, मानव शरीर का लीवर है, हार्ट है, ये सब अलग अलग हैं। तो लेकिन ये जब मिला करके काम करते हैं, इन सबों का काम भी अलग है, लेकिन जब काम मिल करके होता है तो ये एक शरीर के रूप में काम होता है। तो इसी तरीके से सोसाइटी की भी बात है। भले ही सोसाइटी में जो सभी लोग हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन जब वो मिल के काम करते हैं तो एक सोसाइटी जो है वो काम करती है। डर्खीम ने कहा सोसाइटी मस्ट रिगेन इट्स कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ऑर्गेनिक यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी का दबाव है हर इंडिविजुअल पे, ये दिखना चाहिए, साफ रूप से इंगित होना चाहिए। तो इंडिविजुअल मस्ट फील द प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी विच डेवलप्स हिम। क्योंकि अगर जो सोसाइटी उसे पनपने में सहायता दे रही, उसी का इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा उस पर, तो ये एक धक्का है सोसाइटी के लिए और समाज के लिए। जो ये जो फीलिंग है जो सोसाइटी उसे देती है, समाज उसे देता है, ये उसके जो बिहेवियर है ये उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ आप देखें कि डर्खीम किस तरीके से समाज को मानव के बिहेवियर से भी जोड़ रहे हैं, कि मानव किस प्रकार की क्रियाएं करता है वो सामाजिक क्रिया से किस तरीके से जुड़ी हुई होती है। सोशियोलॉजी जो है ये इनेबल करती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरीके से सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है, कैसे उस सोसाइटी का एक हिस्सा होता है और उस सोसाइटी के अपना पार्ट बन करके उस समाज को पूरा करता है, और समाज को जो है एक अपना बल प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक जो व्यक्ति है
वो सोसाइटी के ऑर्गन के रूप में काम करता है, हिस्से के रूप में काम करता है, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका जो हृदय है वो आपके बॉडी के एक अंग के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार जो डरकीम है ये सोसाइटी को प्रमुखता देते हैं बनस्पत की एक इंडिविजुअल के। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट जो है ये मेथडोलॉजी थी और डरकीम के पूरा जो सोशियोलॉजी का एक्सप्लेनेशन है ये सोशल फैक्ट के ही आधार पे बेस्ड था। डरकीम के हिसाब से सोशियोलॉजी खुद में ही एक एंटिटी थी। उसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि 2 पार्ट प्लस 2 पार्ट प्लस 3 हिस्सा मिलकर के 7 हिस्से हुए। ये खुद में ये 7 मनुष्य मिलकर के एक सोसाइटी की हिस्सा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 पार्ट 5 पार्ट ये मिलकर के 9 हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता है। सोशियोलॉजी खुद में जो है सोसाइटी, किसी कोई भी समाज जो होता है वो एग्रीगेट नहीं होता है या सम ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होता है, बल्कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो समाज के हिस्सा होते हैं। क्योंकि समाज लगातार बढ़ते रहता है, घटते रहता है, उसमें इंडिविजुअल्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन समाज जो है वो एक रहता है। तो समाज के जो नंबर हैं ये कभी भी उस समाज को इफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, बढ़ते समय के साथ जो है इसमें चेंज आते रहते हैं, लेकिन एक समाज एक एंटिटी के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। फिर वो फर्दर कहते हैं कि सोशल फिनोमेना जो है वो कभी भी इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी रूप से काम करता है। मतलब वो मनुष्य जो है समाज को प्रभावित नहीं करता है, समाज जो है वो मनुष्य के बिहेवियर को प्रभावित करता है। भले ही डरकीम को उनके जो थियोरेटिकल वर्क है उसके लिए ज़्यादा याद किया जाता है, लेकिन वो एम्पिरिकल स्टडीज़ भी उनकी बहुत थी। एम्पिरिकल स्टडीज़ से हम समझते हैं कि जो कार्य क्षेत्र में खुद जा कर के जो रियल अनुभव किया गया हो उसे एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, कि प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, खुद जा कर के फील्ड एक्सपेरिमेंट करें। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट की जो शुरुआत है ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये डरकीम ने शुरू की थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो इनके 2 जो स्टडीज़ हैं, एक सोसाइटी की और एक रिलीजन की स्टडी। इन्होंने बोला कि सोशल फिनोमेना जो है ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं और ये फिजिकल फिनोमेना के रूप में देखे भी जा सकते हैं और मापे भी जा सकते हैं। मतलब जो भी सामाजिक फिनोमेना हो रहे हैं ये इनका एक कारण होता है जो कि मापा जा सकता है और देखा जा सकता है। इसके लिए तथ्य की ज़रूरत होती है, तथ्य की सहायता से ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो डरकीम ने सोशल फैक्ट्स को एज अ थिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि उसे एक तथ्य के रूप में देखा जाए, सामाजिक फैक्ट्स को। और उन्होंने इस बात पे हमेशा एम्फेसाइज किया, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि समाज जो है एक इंडिपेंडेंट रियल एंटिटी है, वो खुद में एक अपना रियल एंटिटी है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं हम लोग कि डरकीम वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑर्गेनिज्म एनालॉजी। स्पेंसर की ही तरह डरकीम इस बात से भी सहमत थे कि सोसाइटी जो है ये खुद में एक प्रकार की एंटिटी है जो कि हर दूसरी एंटिटी से डिफर करती है। जिस तरीके से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अंतर होता है दोनों में, उसी तरीके से एक समाज जो है वो दूसरे समाज से डिफर करता है। कभी भी 2 समाज के जो तरीके हैं वो एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उसे उनके फंक्शनल टर्म्स में देखना चाहिए।
वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उस तरीके से देखना चाहिए। अगर कोई समाज को देख सकता है क्लियरली और उसे समझना है, तो क्या ज़रूरी है ज्ञात करना कि किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है और किस तरीके से ग्रो कर रहा है। दोनों दो पहलू हैं और दोनों पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है कि कैसे अपने आप को विद्यमान रख रहा है और कैसे वो आगे बढ़ रहा है। तो इन दो पहलुओं पे हम लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी ही हम लोग कोई भी साइंटिफिक जो है एनालिसिस किसी इंस्टीट्यूशन का कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ social functions they perform, it will then be possible to determine what is normal and what is pathological। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल की जब बात करते हैं तो जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक हो। जब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ सामान्य में गतिशीलता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो हम लोग इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि समाज के लिए क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, पैथोलॉजिकल। जिसे एबनॉर्मल की बात करते हैं उसको हम लोग पैथोलॉजिकल कह सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ को पैथोलॉजिकल नाम दिया था, मतलब जो समाज के लिए सही नहीं है, दैट इज़ पैथोलॉजिकल। और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन, जैसे हर रोग के लिए दवा होती है, तो उन्होंने उसके प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज बताई थी। डरकीम बोलते हैं कि कोई भी बिहेवियर सिर्फ इसलिए नहीं सोशल हो जाता है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से कोई भी बिहेवियर जो है वो सोशल नहीं हो जाता है। अगर सब लोग खा पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सामाजिक विचारधारा है, वो एक सामाजिक फिनोमेना नहीं है, क्योंकि ये तो पशु भी करता है, खाता पीता है, रात में सो जाता है। तो ये अगर समाज में हो रहा है तो फिर दोनों अलग कैसे हैं। तो इसलिए कई चीज़ें और हैं जो इस बात को डिटरमाइन करती हैं कि क्या चीज़ सोशल फिनोमेना है और क्या चीज़ सोशल फिनोमेना नहीं है। तो वो कहते हैं अगर हम लोग इस चीज़ से इसको परसीव करेंगे तो सोशियोलॉजी का अपना खुद का कोई भी सब्जेक्ट मैटर रह ही नहीं जाएगा। किसके आधार पे सोशियोलॉजी होगी? तो सोशियोलॉजी को अपना एक जो सब्जेक्ट मैटर चुनने के लिए एक विशेष रूप से एक मानदंड अपनाना पड़ेगा, और वो जो मानदंड है वही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनेगा। तो सोशियोलॉजी का मानदंड क्या है? सोशियोलॉजी जो है यूनिवर्सल बिहेवियर, मतलब एक पूरा होलसम बिहेवियर पे केंद्रित होती है। और जैसे कि एक सोसाइटी में जनरली, हालांकि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन जनरली सबकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है। एक समाज में अगर हम लोग रह रहे हैं तो उनकी कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन करेंसी होती है एक ही तरह का। जैसे इंडिया में हम लोग हैं तो रुपया यहाँ पे चलता है, कॉमन करेंसी चलती है, और एक तरीके का ही लोग एक जगह रहते हैं, तो कॉमन वेज ऑफ उनका जो सोचने की विचारधारा है वो भी एक ही होती है, एक तरीके का रिलीजन होता है, और जो मॉरल एब्लिगेशन है, हर आदमी का एक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, वो भी करीब करीब बराबर होता है उस समाज के प्रत्येक आदमी के लिए। ये जो तथ्य हैं ये एक इंडिविजुअल के लिए डिफाइन किए गए, और ये किसके द्वारा डिफाइन किए गए? सोशल फैक्ट्स के द्वारा, सच एज कस्टम और लॉ। कस्टम जो है, लॉ, और ये सारे जो हैं कस्टम और लॉ जो है वो
उन पे ये नहीं है कि इंडिविजुअल जो है उसको नहीं करेगा, इंडिविजुअल बाध्य है ये कस्टम और लॉज को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगर वो उन कस्टम्स और लॉज को फॉलो नहीं करता है तो समाज का अंग नहीं रह जाएगा। सोशल फैक्ट्स जो है एक टेंजिबल फॉर्म होते हैं, तो इस और एक उनकी अपनी खुद की एक रियलिटी होती है, दे कंस्टिट्यूट अ रियलिटी ऑफ देयर ओन, और जो कि डिस्टिंक्ट होती, जो कि इंडिविजुअल फैक्ट्स है, आदमी के जो व्यवहार है उससे डिफरेंट होती है, विच डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल फैक्ट, जो कि उसे खुद ही प्रोड्यूस किए थे। मतलब जो 10 आदमी अगर मानव समाज को मिलकर निर्मित करते हैं, उन्हीं के बिहेवियर से सोशल जो समाज बनता है, बाद में वो समाज जो है अगर किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर उससे नहीं मेल खाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो 10 आदमी से मिलकर के समाज बना है उसके एक आदमी का बिहेवियर जो है वो भी उसी तरीके का हो। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। धन्यवाद।